Good morning, 12th class. How are you all? Hope all of you are good. So class, हम लोग थे चैप्टर नंबर 13 पे महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इसमें हम बेसिकली यही देख रहे हैं कि महात्मा गांधी कैसे इमर्ज हुए एज अ लीडर एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली कितने ज्यादा वो इंस्पिरेशनल हो गए दैट पीपल just came on his one call, and then how was he responsible for making the independent movements a mass movement? कैसे उसको सबको उन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की और इसमें इनके जो मेन मूवमेंट्स हैं जिनसे he as a leader also emerged, and obviously these movements played important role in bringing independence of India. उनके बारे में पढ़ा था। तो हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टू टॉक अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने सॉल्ट मार्च की बात की थी, जिसमें हमने देखा कैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और फोकस किस पे मेनली था, और धीरे धीरे ये जो मूवमेंट है ये कितना बड़ा हो गया था। और इसमें हमने देखा था कि उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कोशिश की थी कि कुछ कंक्लूजन निकल जाए, बट जो ब्रिटिश है उन्होंने ऐसा कुछ सेटिस्फैक्ट्री पावर्स इंडियंस को दिया ही नहीं, बिकॉज ऑफ विच जो इंडियंस है दे वर डिससैटिस्फाइड विथ व्हाटएवर the British were granting, because it was very vague and मतलब clearly ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाद till our last class we were just talking about कि यहाँ पे जो जिसकी हम बात करें इस टाइम पीरियड में कुछ चीजें जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। क्या चेंज हो गई थी कि अब ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है ना उसको उसके सामने चैलेंज और आ गए थे। मतलब हम बोल सकते हैं थोड़ा डाइवर्जन आ गया था। एक तो मुस्लिम लीग फॉर्म हो गए थे और जो प्रिंस है वो भी टोटली एग्री नहीं कर रहे थे जो भी कांग्रेस डिमांड कर रही थी उससे। एंड देन बी आर अम्बेडकर जो है वो इम्पोर्टेंट हो गए थे इस टाइम पे, बिकॉज ही वॉज वर्किंग फॉर द ऑप्रेस्ड क्लासेस एंड ही वॉज आस्किंग फॉर सेपरेट पॉलिटिकल पावर फॉर देम। तो एंड हमने ये पढ़ लिया था कि गांधी जी ने बोला था दिस इज नॉट पॉसिबल, और अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू समवेयर यूनाइट इंडिया, और पूरा एक यूनाइटेड इंडिया का इंडिपेंडेंस जो है वो अकम्प्लिश नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा अगर हम आपस में ही ऐसे डिवाइडेड रहेंगे। सो ही देन डिड द फास्ट अंटिल, मतलब अगर मेरी चीज बात जो है वो मानी गई तो ठीक है, अदरवाइज आई विल नॉट ईट एनीथिंग इवन इफ व्हाटएवर हैपेंस। तो फिर बी आर अम्बेडकर ने उनकी बात मान ली थी, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात है वो हटा दी गई थी, मतलब वो नहीं मानी थी, एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक चीजें जो है वो सेटल हो गई। सो उसके बाद हमने जो लास्ट चीज की थी अपनी प्रीवियस क्लास में, वो हमने यही किया था कि कॉन्फ्रेंस हुई थी जो ये लंदन में, इसका तो कोई कंक्लूजन निकला नहीं। जब गांधी जी वापस इंडिया आए तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च करने की कोशिश की, बट इतने एंथुजियाज्म से वो वापस से स्प्रेड आउट नहीं हुआ। इस टाइम पे जो नए वाइस रॉय थे लॉर्ड विलिंगडन, ये जब इंडिया में आए तो ही वॉज वेरी यू कैन से अनसिंपैथेटिक टुवर्ड्स द इंडियन रूलर, मतलब इंडियन लीडर्स, मतलब ये बोल रहे थे इंडियन लीडर्स को इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, he did not somewhere, ऐसा उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं था इनके लिए, एज इम्पोर्टेंट लीडर्स ही कंसिडर नहीं करते थे। तो हमने एक लेटर के बारे में पढ़ा था जो उन्होंने अपनी सिस्टर को लिखा था, जिसमें इन्होंने बोला था कि महात्मा गांधी इतने भी ग्रेट नहीं है जितना के लोग समझते हैं, या जैसे कि अमेरिकन प्रेस बोलती है ना। दिस वाज हिज आइडियोलॉजी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ वी मूव ऑन। 1935 में क्या हुआ, एक न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो इनैक्ट हुआ, जिसने प्रॉमिस किया कि हम इंडिया को कुछ पावर्स देंगे। ठीक है, मतलब यू विल बी पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो 2 years लेटर इलेक्शंस हुए ऑन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी। रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी मतलब सबको राइट टू वोट नहीं मिला था, उन्होंने सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी उसके बेसिस पे। और जब ये इलेक्शन हुए तो इसमें कांग्रेस जो है उसने बहुत इन अ वेरी बिग वे इट गॉट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, मतलब बहुत अच्छी विक्ट्री हुई थी। मतलब 8 out of 11 प्रोविंसेस जो है
had a Congress Prime Minister working under the supervision of British governor। यानी ये डिसाइड हो गया था कि जो जिन 11 प्रोविंसेस में ये इलेक्शन हुए थे उसमें से 8 जो है वहां पे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट किया गया था और ये लोग वर्क कर रहे थे अंडर द ब्रिटिश गवर्नर। मतलब अभी ब्रिटिश का था पावर बट थोड़े पावर इंडियंस को भी दे दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसी फॉर्म में थोड़े से विथ लिमिटेड पावर एटलीस्ट इंडिया के पास आ गई थी। यानी 1935 को एक्ट हुआ, उसकी 2 इयर्स बाद ही इलेक्शन हुआ। अब क्या हुआ, सितंबर 1939 में 2 इयर्स आफ्टर द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज अज्यूम द ऑफिस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। हमें पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था एंड वी नो दैट महात्मा गांधी एंड कांग्रेस वाज टोटली अगेंस्ट हिटलर। हमने इन आवर 9th क्लास ऑल्सो जब हमने नाजिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने लास्ट टूवर्ड्स द लास्ट पढ़ा था कि महात्मा गांधी रोट लेटर्स टू हिटलर दैट स्टॉप व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड दिस वायलेंस एंड ऑल, दिस इज नॉट गुड। बट हिटलर जो ऑब्वियसली डिड नॉट listen to whatever was written in the letter। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो है दे वर टोटली अगेंस्ट हिटलर और जो नाजी उनकी पॉलिसीज थी इन सबके अगेंस्ट थे वो लोग। तो इन्होंने बोला ब्रिटिश को, और हमें पता है कि ब्रिटिश जो है इट वाज अगेंस्ट जर्मनी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने ब्रिटिश को बोला कि हम आपका सपोर्ट करेंगे। किस चीज में? वी विल सपोर्ट यू इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बट ओनली एट वन कंडीशन। क्या कंडीशन है? कंडीशन इज दैट यू विल हैव टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर एंड्स। यानी कि जब वॉर खत्म होगा उस मतलब होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट करनी पड़ेगी, ठीक है। दिस वाज द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड दे सेड कि हाँ वी आर रेडी टू हेल्प यू अगेंस्ट जर्मनी एंड जो एक्सेस पावर है उनके अगेंस्ट हम रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए। बट ऑब्वियसली हम ऐसा तभी करेंगे जब आप इंडिया को क्या करोगे, इंडिपेंडेंस दे दोगे आफ्टर दी वॉर एंड्स, ठीक है। नाउ डू यू थिंक ब्रिटिश विल एक्सेप्ट दिस? नो। सो दिस ऑफर वाज रिफ्यूज्ड एंड इन प्रोटेस्ट जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज है उन्होंने रिजाइन कर दिया था 1939 में कि वी आर नॉट नाउ अगेन, वही बॉयकॉट वाली चीज स्टार्ट हो गई, हम आपकी मिनिस्ट्रीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द पिक्चर, दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम इंसिडेंट। ये बोल रहे हैं महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद जो है वो वाइस रॉय से मीटिंग करने जा रहे हैं 13 अक्टूबर 1939 में एंड इसमें ये यही बोल रहे हैं कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट जो है वॉर में कैसे होगा और हमें मतलब आप आफ्टर दैट यू विल ग्रांट अस इंडिपेंडेंस एंड दिस इज हाउ इट शुड बी डन। बट ऑब्वियसली वाइस रॉय ने वो बात मानी नहीं एंड देन जो मिनिस्ट्रीज है उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। अब क्या हुआ, थ्रू 1940 एंड 1941 कांग्रेस जो है उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए, ठीक है, to pressure the rulers to promise freedom once the war had ended। तो ये वही बोल रहे हैं कि ये उन पे ब्रिटिश पे समय प्रेशर अप्लाई कर रहे थे उनके ऊपर, मतलब उनको बोल रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे कि हम लोग सत्याग्रह और मूवमेंट्स कंटिन्यू रखेंगे अगर हमें मतलब आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। मीनवाइल इसी टाइम पे मार्च 1940 में एक और चीज हो गई है, ठीक है। मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें वो बोल रहे हैं हमें फ्रीडम चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए इन द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो दिस इज समव्हाट हम देख रहे हैं। अब एक डिवीजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एंड there are differences that we will see after this which continues। तो 1940 में मुस्लिम लीग passed a resolution where they demanded for the autonomy for the Muslim majority areas in Indian subcontinent। अब जो हमारा पूरा ये जो पॉलिटिकल जिस हिसाब से हमारे मूवमेंट चल रहे थे ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था बिकॉज अब ऐसा नहीं है ओनली इंडियन वर्सेस ब्रिटिश। पहले ये था सारे इंडियंस यूनाइटेड थे और ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, पर अब ये है ना 3 वे स्ट्रगल हो गया था
और इसमें कौन सी 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी? कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश। अब इस टाइम पे ब्रिटेन जो है वहां पे ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी, जहां पे बहुत सारी पार्टीज के मेंबर थे। तो लेबर मेंबर्स जो थे ना, लेबर पार्टी के मेंबर्स, थोड़े सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले, वो लोग इंडियन से सिंपैथी रखते थे और वो बोल रहे थे कि इंडियंस को हमें ग्रांट कर देना चाहिए इंडिपेंडेंस। मतलब दे वर ऑफ द व्यू दैट यस इंडियन डिजर्व समथिंग एंड दे आर रियली फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो उनकी तरफ सिंपैथी थी, किनकी? सिर्फ लेबर मेंबर्स की। बट उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? इट वाज विंस्टन चर्चिल, जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के थे, जो अभी हम बोल सकते हैं एकदम इंपीरियलिस्ट के सबसे बड़े सपोर्टर जैसे थे। सबसे बड़े सपोर्टर से व्हाट आई मीन इज ही वांटेड कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म खत्म नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश का जो पावर है किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर और बाकी कॉलोनीज के ऊपर, वो किसी भी कंडीशन में क्या होना, हटना नहीं चाहिए। सो ही वाज अ डाई हार्ड इंपीरियलिस्ट और ही सेड दैट राजा ने या जो किंग्स है, क्योंकि मोनार्की भी थी वहां, तो मुझे फर्स्ट मिनिस्टर इसीलिए नहीं इलेक्ट किया है, इसलिए अपॉइंट नहीं किया है कि मैं जो ब्रिटिश एम्पायर है और जो ब्रिटिश जिस तरीके से स्प्रेड है दूसरे एरियाज में, उसको मैं एंड कर दूं। ठीक है, लिक्विडेशन का मतलब ऐसे होता है, bringing some business to an end and then distributing its remains with the people who are claiming for it। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं बना हूँ यहाँ पे, या मुझे इसलिए नहीं अपॉइंट किया कि मैं ना ब्रिटिश एम्पायर को ही मतलब इनकी जो कॉलोनीज है उनको फ्रीडम प्रोवाइड कर लूं, और जो हमारे इंपीरियलिज्म और इंपीरियलिस्ट हम पावर है वो हमारा पावर कम हो जाए। दिस वॉज द ओपिनियन ऑफ विंस्टन चर्चिल। मतलब एक ग्रुप थे लेबर पार्टी वाले, लेबर मेंबर्स, जो बोल रहे थे कि हाँ इंडियन एस्पिरेशंस के बारे में हमें सोचना चाहिए, और एक साइड पे जो ऊपर मेन जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, ये बोल रहे थे नो, दिस इज this is unacceptable to me and I have been appointed to such an important post not to bring an end to the British Empire overseas। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद? बट इंडिया में सिचुएशन धीरे धीरे ऐसी हो रही थी कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो रहे थे, तो इनको कुछ तो स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि these people then thought of maybe trying to persuade the इंडियन, स्पेशली कांग्रेस को। तो स्प्रिंग ऑफ 1942 में चर्चिल जो है उसको मनाया गया कि आप अपने सेंड वन ऑफ योर मिनिस्टर्स, ताकि वो जो इंडिया के मेन लीडर्स हैं स्पेशली गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है उनके साथ आप कोशिश करो एक कॉम्प्रोमाइज करने की। ठीक है, जहां पे कि कुछ बातें जो आप उनकी एक्सेप्ट कर लो, किसकी? जो कांग्रेस है उनकी, ताकि एक बार को एटलीस्ट थिंग्स आर बीइंग सॉर्टेड आउट। ठीक है, तो इन स्प्रिंग ऑफ 1942 चर्चिल वाज परसुएडेड, उनको मनाया गया कि आप अपने मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, अगेन इंपॉर्टेंट पर्सन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजो इंडिया में, ताकि कांग्रेस के साथ और गांधी जी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सके और चीजें थोड़ी सी सेटल डाउन हो सके। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो यही बोल रही थी कि हम आपको मतलब इंडिया पे आपको एक्सेस पावर के अगेंस्ट तभी हेल्प करेंगे जब बेसिकली आप इंडिया को थोड़ा और पावर दोगे। कैसे पावर दोगे? इन्होंने ये बोला कि देन द वाइसरॉय हैड फर्स्ट टू अपॉइंट एन इंडियन एज द डिफेंस मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक इंडियन को भी अपॉइंट करो डिफेंस मेंबर के फॉर्म में। जो मेन डिफेंस मिनिस्टर्स और डिफेंस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं ना, उसमें एक इंडियन भी होना चाहिए ऑब्वियसली, ताकि हमें पता हो कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। जब हम आपको बोल रहे हैं हम आपकी हेल्प करेंगे अगेंस्ट दी एक्सेस पावर, है ना, एक्सेस पावर आपको पता होगा जर्मनी, इटली, जापान, और इस साइड पे अपने यूके, फ्रांस और बाद में यूएसएसआर और यूएसए। बट ये कौन से थे? अलाइड ग्रुप्स। अलाइड में यूके मेनली हमें ब्रिटेन से रिलेटेड डील करना है, क्योंकि वो इंपीरियलिस्ट पावर थे और हम डील करें कि हमने कैसे उनसे इंडिपेंडेंस लिया। सो दे वर एंगेज इन फाइटिंग विद द एक्सेस पावर। तो ये बोल रहे थे कि हम आपको सपोर्ट तभी करेंगे एंड विल हेल्प द ब्रिटिश ओनली एंड हेल्प द ब्रिटिश डिफेंड इंडिया
फ्रॉम द एक्सेस पावर्स, के एक्सेस पावर्स कंट्रोल ना कर ले। तो तभी होगा जब आप एक इंडियन को अपॉइंट करो, कहाँ पे अपॉइंट करो, एक इंडियन को अपॉइंट करो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज ए डिफेंस मेंबर, ठीक है। तो ये इंडियंस ने डिमांड की, पर ऑब्वियसली ब्रिटिश ने ये चीज मानी नहीं, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन भी जो है वो फेल हो गया। नाउ दिस इज अगेन अ पिक्चर, यू कैन सी दिस इज महात्मा गांधी एंड स्टैफर्ड क्रिप्स। बात करने की कोशिश की थी पर चीजें जो है अच्छे से मतलब प्रॉपर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई क्योंकि डिमांड नहीं माने गए। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमने देख लिया कि कैसे अराउंड 1940s जो है चीजें किस फेज में आ गई थी, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ था, पर बाद में उसने अपनी एंथुजियाज्म और जो उसकी जिस हिसाब से वो पहले पॉपुलर था वो कम हो गया था। बट उसके बाद और चीजें होती रही जहाँ पे ये लोग और डिमांड करते रहे, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कि नाउ वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कुछ कोशिशें की ब्रिटिश ने और कांग्रेस ने बात करने की, पर यहाँ पे क्या हो गया, कुछ अगेन चीजें जो है कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। और इसके साथ साथ एक और चीज जो हमें याद रखनी चाहिए, यहाँ पे इंडिया में जो पहले इंडियन वर्सेस ब्रिटिश था वो डिविजन्स आ गए, दैट इज ऑब्वियसली नॉट गुड। तो मतलब मेनली हम देखेंगे कांग्रेस है इधर, एक साइड पे मुस्लिम लीग है, एक साइड पे B.R. अम्बेडकर जो वो डिप्रेस क्लासेस के लिए बात करें, तो उनसे तो फिर भी एक तरीके से हम उनको इंक्लूड कर लेंगे इन इंडिया टॉकिंग, उनको जब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दी जाएंगी बट और रिजर्व कैटेगरीज हो जाएगी, पर दूसरा सेक्शन है उसका फाइनली अपने इंडिया से डिविजन हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट हुआ वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, द फाइनल मूवमेंट, जिसमें हमें पता है गांधी जी ने बोला डू और डाई, मतलब या तो हम इंडिपेंडेंस के लिए इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे, अदरवाइज वी आर रेडी फॉर इवन मतलब व्हाट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस बी। तो आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च द थर्ड मेजर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और ये क्या था, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें ये स्टार्ट हुआ था अगस्त 1942 को, एंड जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ इनिशियल टाइम में इन्होंने गांधी जी को बिहाइंड द बार्स डाल दिया, ठीक है। बट एक चीज थी कि उनको जेल में डालने के बाद जो यंगर एक्टिविस्ट थे ना, उन्होंने स्ट्राइक्स की और एक्ट्स ऑफ सबोटेज का मतलब होता है थोड़ा डिस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट कर दिया था ऑल अराउंड द कंट्री। और स्पेशली इसमें कुछ अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस वाले सोशलिस्ट मेंबर्स बहुत एक्टिव थे, ठीक है। एक्टिव इन द अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस वर फ्यू सोशलिस्ट मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, जैसे कि जयप्रकाश नारायण। तो ये लोग बिकॉज इस टाइम पे ब्रिटिश जो अरेस्ट कर रहे थे लोगों को, एकदम लीडर्स को, तो कुछ लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड होके रेजिस्टेंस कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो इसमें दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर, है ना, जयप्रकाश नारायण। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि सतारा इन द वेस्ट और जो मदीनीपुर है इन द ईस्ट, इन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स फॉर्म भी कर ली। ब्रिटिश ऑब्वियसली चुप तो रहेंगे नहीं, उन्होंने भी वापस से बहुत अटैक किया, बट उनको एटलीस्ट 1 साल लगा टू सप्रेस द रिबेलियन, मतलब इट वाज अ बिग रिबेलियन, ठीक है। अब हम इससे पहले एक बार ये सतारा वाला इंसिडेंट पढ़ लेते हैं। सतारा 1943 में क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी में एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो कास्ट सिस्टम और ये जो लैंडलॉर्डिज्म, जमींदार है, इनके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र में, और फिर इन्होंने अपने आप को एसोसिएट कर लिया विद द नेशनल मूवमेंट। यानी पहले सिर्फ ये अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड मूवमेंट स्टार्ट किया था, बाद में इन्होंने इसको नेशनलिस्ट मूवमेंट से ऐड ऑन कर लिया। तो 1943 में क्या हुआ था, कुछ यंग लीडर्स जो हैं सतारा के, उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म कर ली यहाँ पे, ठीक है, प्रति सरकार नाम दिया इन्होंने, विथ वॉलंटियर कॉर्प्स, मतलब मिलिट्री जैसे ग्रुप वाले रेडी टू फाइट, जिसको हम बोलते हैं सेवा दल, और विलेज यूनिट्स यानी कि तूफान दल, ऐसे इन्होंने ग्रुप्स फॉर्म कर लिए थे, एंड दे वर रेडी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उन्होंने पीपल कोर्ट्स किए जिसमें लोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिसीजन देते थे, कंस्ट्रक्टिव वर्क स्टार्ट कर दिया इन्होंने, वही सब चरखा और अपना काम करना अपने डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, और लोअर कास्ट के लिए तो करते ही थे काम, तो चरखा और बाकी सेल्फ खुद को पावरफुल बनाने के लिए ऐसे इन्होंने काम शुरू कर दिए। एंड इस मेनली यहाँ पे कुनबी पेजेंट्स थे
एंड और कुछ दलित्स थे, इन लोगों ने आपस में एक दूसरे का सपोर्ट किया और जो सतारा की प्रति सरकार है वो 1946 के इलेक्शंस तक अपना वहां पे रन कर रही थी. इट वाज फंक्शनिंग टिल द इलेक्शंस ऑफ 1946, जबकि गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली इनको डिप्रेस करने की कोशिश कर रही थी. एंड बाद में कांग्रेस ने भी बोला था कि नाउ यू शुड गिव अप दिस, बट दे डिड नॉट एग्री टू दैट और वो कंटिन्यू करते रहे. ठीक है. एंड इलेक्शन ऑफ 1946 हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है इलेक्शन हो जाएगा. तो दैट मीन्स अब हम ये देख रहे हैं इस टाइम पीरियड, तब ऐसे लग रहा है कि अब इट इज वेरी हार्ड फॉर द ब्रिटिश टू continue their rule because now Indians everywhere are trying to form independent government. और specifically हमने कौन सी दो जगह के बारे में पढ़ लिया है, एक तो हमने पढ़ा है सतारा इन द वेस्ट, हमने देख लिया है, और दूसरा जो है मदीनीपुर इन द ईस्ट. उसके बाद अब हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना वो सच में एक मास मूवमेंट था, क्योंकि इसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉमन पीपल आ गए थे और यंग मेंबर्स बहुत सारे थे. इसमें यंग मेंबर्स क्यों थे? क्योंकि जनरली हमें पता है जब भी ऐसे मूवमेंट शुरू होते हैं तो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स और स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ देते हैं लोग. तो स्पेशली जो यंग मेंबर्स थे जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिए थे, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट की कॉलेजेस थे, तो उन्होंने they left those colleges and they were ready to participate in the movement, they were ready to go to the jail as well. तो बहुत बड़ा हो गया था ये मूवमेंट, और इसको हम असली में जेन्युइन मास मूवमेंट इसीलिए बोल सकते हैं कि असली में कॉमन पीपल ने बहुत लार्ज नंबर्स में इसमें पार्टिसिपेट किया था. क्योंकि हमने देखा है कि जो कांग्रेस लीडर्स हैं उनको भी इस टाइम पे क्या कर लिया था, जेल में डाल दिया गया था. बिकॉज हमें पता है कि ये जो ब्रिटिश है दे वर नाउ समवेयर स्केयर्ड की जो कंडीशन हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं एकदम ही हाथ से पावर ना निकल जाए, इसलिए इन्होंने कांग्रेस लीडर्स को जेल वगैरह में भी डाल दिया था. और लीडरशिप जो है वो थोड़ी सी लूज हो गई थी, थोड़ी सी वीक हो गई थी यहाँ पे. तो कॉमन लोग जो है वो क्या कर रहे थे, मूवमेंट में आगे पार्टिसिपेट कर रहे थे. बट इसमें कुछ और चीजें हैं. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप थोड़ी सी वीक पड़ रही है यहाँ पे. इसी टाइम पे जो जिन्ना है और जो मुस्लिम लीग है उन्होंने क्या किया, वो लोग धीरे धीरे अपना काम करते जा रहे थे, खुद का पावर इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहे थे अमंग द मुस्लिम्स. और इन इयर्स में जो मुस्लिम लीग है उन्होंने कोशिश की कि पंजाब, सिंध और ये वाले जो प्रोविंसेस है ना, इनके ऊपर क्या कर ले, ये अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर ले और ये क्या हो जाए, पावरफुल हो जाए. सो इट वाज इन दीज इयर्स दैट लीग began to make a mark in the Punjab and Sindh, these provinces where previously स्केर्सली इनका कोई प्रेजेंस था, इतना कोई इनका सपोर्ट नहीं था. पर इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया यहाँ पे. यानी वी कैन सी हाउ थिंग्स आर टर्निंग आउट, विच विल वी नो कि आगे जाके क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. जून 1944 में अब क्या हुआ, विद द एंड ऑफ द मतलब विद द एंड ऑफ द वॉर इन साइट, वॉर जो है हमें पता है एंड होने वाला है इन द नेक्स्ट ईयर. तो इस टाइम पे क्या, गांधी जी को रिलीज कर दिया गया था फ्रॉम द प्रिजन. लेटर उसके बाद क्या हुआ, उसी साल लेटर इन्होंने क्या किया, बहुत सारी मीटिंग्स कोशिश की ऑर्गेनाइज करने की विद जिन्ना, जिससे ये कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम क्या कर ले, सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं और वापस से क्या है, एक साथ हो जाते हैं. ये दीज पीपल वर ट्राइंग दिस. बट 1945 में क्या हुआ, एक और चीज हो गई. 1945 में ब्रिटेन में अब लेबर गवर्नमेंट आ गई. वही लोग जो सपोर्ट कर रहे थे इंडियन एस्पिरेशंस को, है ना, इंडियन लीडर्स के एस्पिरेशंस को. तो 1945 में जब लेबर गवर्नमेंट आ गई ब्रिटेन में, तो इन्होंने बोला यस वी विल ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया. और इंडिया में क्या हुआ, जो वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवल, इन्होंने वापस से कोशिश की कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ में लाने की, कि आप लोग बात करके कोई चीज सॉल्यूशन निकाल लो अगर हो सके तो, ताकि जो डिफरेंसेस है वो कम हो जाए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाए.
बट अर्ली 1946 हमने पहले भी पढ़ा है, 1946 में इलेक्शंस होंगे तो फ्रेश इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में। तो कांग्रेस जो है जहां पे भी जनरल कैटेगरी की थी वहां पे तो जीत गई थी, पर जो मुस्लिम्स वाली जगह थी, जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, वहां पे मुस्लिम लीग जो है वो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी से जीत गई। तो अब हो गया पॉलिटिकल पोलराइजेशन। पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या होता है, ऐसे लगता है शार्प डिफरेंस आ गया था, बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा गैप आ गया था बिटवीन बोथ दीज पार्टीज। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं डिवीजन जो है, और दोनों अलग अलग एकदम ही डिफरेंट पार्टी का फाइनली ये चीज कंसोलिडेट हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी कि हाँ अब ये टोटली पॉलिटिकली डिफरेंट पार्टीज हैं, ठीक है। क्योंकि एक जगह पे पूरी कांग्रेस जनरल कैटेगरी में और मुस्लिम डोमिनेटेड रिजर्व जो मुस्लिम के लिए थी, वहां पे सिर्फ मुस्लिम लीग वाले ही जीते थे। तो अब कैबिनेट मिशन अगेन was sent in summer of 1946 to get the Congress and the League to agree on federal system that would keep India together। ठीक है, ये बोल रहे हैं। उसके बाद कैबिनेट मिशन आए इंडिया में, इन्होंने बोला कांग्रेस को और लीग को कि चलो आप है ना इंडिया में फेडरल सिस्टम स्टार्ट कर दो। फेडरल सिस्टम हमें पता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और प्रोविंशियल या जिसको हम इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं वो भी होती है। तो इसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होगा और जो प्रोविंसेस होंगी ना उनके पास भी फ्रीडम होगी अपने लेवल की जितनी होनी चाहिए। तो एक डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी उनके पास भी होगी और फेडरल सिस्टम आप क्या कर लो इंडिया में इस्टेब्लिश कर लो। पर ये लोग एग्री करने के लिए रेडी ही नहीं थे। अब जब ये बातें मतलब एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंची, तब क्या किया जिन्ना ने, ही कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें इन्होंने अब फाइनली पुट कर लिया है अपनी डिमांड फॉर पाकिस्तान। हमें एक सेपरेट कंट्री अब चाहिए। ऑटोनॉमी और फ्रीडम की बात तो ये कर ही रहे थे, नाउ ही स्पेसिफाइंग कि हमें क्या चाहिए, वी नीड अ सेपरेट कंट्री पाकिस्तान। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इस समय पे क्या हुआ, ऑन द डेजिग्नेटेड डे दैट इज 16th August 1946 ब्लडी राइट्स ब्रोक आउट इन कैलकाटा। कैलकाटा में एकदम बहुत दंगा फसाद हो गया था, बहुत ब्लड शेड हुआ था, बहुत लोगों की डेथ हुई थी। पूरे बंगाल में ये वायलेंस स्प्रेड आउट हो गया था। उसके बाद ये फैल गया बिहार में, अक्रॉस द कंट्री टू यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूपी के अराउंड, पंजाब के अराउंड, सब जगह फैल गई थी। तो ऐसा था कि कहीं पे जैसे जब मुस्लिम्स मार रहे थे हिंदूज को और कहीं पे हिंदूज मार रहे थे मुस्लिम्स को, वैसे भी ऐसे है कि एक ने अगर स्टार्ट किया तो नेक्स्ट वाला भी वापस से उसके रिटेलिएशन में करेगा। तो दिस वाज, हम बोल सकते हैं कि वेरी बैड थिंग दैट हैपेंड। और आगे जाके भी बिकॉज एक तरीके की अब फीलिंग ऑफ एनिमिटी डेवलप हो गई है बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, और विच विल ऑब्वियसली लीड टू, हमें पता है, डिवीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट एक्शन डे यू नीड टू रिमेम्बर कि उस दिन 16 अगस्त 1946 को कैलकाटा में ये स्टार्ट हुआ। ग्रेट, बहुत बड़े तरीके से वायलेंस हुआ एंड जो स्प्रेड बाद में हो गया बंगाल, पहले रूरल बंगाल से फिर वो पूरे एरिया में, बिहार में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, पंजाब में, सब जगह। एंड बोथ द सेक्शन एक्चुअली सफर्ड बिकॉज एक ने पहले अटैक किया फिर दूसरे ने भी अटैक किया। एवरीवेयर इट वाज लाइक दिस। नाउ आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड कि इन February देन 1947 वेवल जो है, जो अभी वाइसरॉय थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया बाय माउंटबेटन। इंपॉर्टेंट पर्सन, यू नीड टू नो हिज नेम, ठीक है। माउंटबेटन, ही अगेन, वेवल हट गया, नया वाइसरॉय कौन हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन। एज आई सेड, रिमेंबर दिस नेम। अब माउंटबेटन जो है उन्होंने वापस से कोशिश की कि आप लोग एक बार, वन लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स, व्हेन दीज टू प्रूव्ड इनकंक्लूसिव, जब फाइनली वो लोग बात पे कहीं कुछ एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो ही अनाउंस दैट ब्रिटिश इंडिया वुड बी फ्रीड बट ऑल्सो डिवाइडेड। ठीक है, तो अब फाइनली इन्होंने क्या बोल दिया, ब्रिटिश इंडिया वुड बी फ्रीड बट डिवाइडेड। एंड
ये he said that the formal transfer of power was fixed for 15 August. Okay. So this was what was decided for India कि British India free होगा and 15 August को होगा. It will be, we'll divide it into two countries as they are not agreeing on the points, and it will be done on 15 August. And then when this day came, it was celebrated in big way in different parts of India. दिल्ली में obviously बहुत देर तक ऐसे लगा कि है ना, people are applauding, clapping चल रही है, बहुत ज्यादा applause हो रहा है. When the president of the Constituent Assembly, he started the meeting, he said that father of nation मोहनदास करमचंद गांधी जो है, उनके obviously उनके efforts है, उनके बहुत important role है in getting our independence. जब जैसे ये नाम बोला गया, वैसे क्या आउटसाइड द असेंबली पीपल वर शाउटिंग महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय. ओके, सो फाइनली वी गॉट द इंडिपेंडेंस. उसके बाद वील सी द लास्ट हीरोइक डेज. उसके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होने के बाद वी नो दिस इज द हिस्ट्री वेयर few things that are very very bad will happen. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं कि वेरी बैड टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री. और क्यों हुआ, कैसा हुआ, और फिर उससे रिलेटेड गांधी जी ने क्या किया था, दैट इज व्हाट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस वन मोर पिक्चर दैट इज गिवन ऑन दिस पेज. यस, यहाँ पे एक और चीज है, महात्मा गांधी जो है, he is between Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel, and because these two actually represented two different political tendencies. कांग्रेस के विदिन भी हम देखेंगे बाद में डिवीजन हो जाएगी. सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक डिफरेंट आइडियोलॉजी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक अलग आइडियोलॉजी थी, पर बोथ वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कांग्रेस. तो महात्मा गांधी जो बहुत बार कोशिश करते थे इनके बीच में मीडिएट करने की. ठीक है, सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव ग्रुप हम इनको बोल सकते हैं. दो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते थे ये लोग. कौन, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो वी नो दैट दे रिप्रेजेंटेड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एज वन साइड एंड कंजर्वेटिव. बट क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट थे, बहुत अपने इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो और जब भी अपनी कोई भी ओपिनियन या कोई भी चीज कैसे करे डिसाइड करने के लिए आते थे, तो गांधी जी बहुत बार मीडिएट करते थे एंड देन उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता था. एंड हमें पता है जो गांधी जी डिसीजन लेते थे वो एक्सेप्टेबल होता था ऑल द इम्पोर्टेंट लीडर्स को, बिकॉज दे ऑल रिस्पेक्टेड हिम एंड दे डिड थिंग्स अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर ही सजेस्टेड. ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया, फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है. बट लास्ट फ्यू जो उसके बाद वाले डेज है वहां पे क्या होगा, कैसे होगा, दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास. So whatever we have done today, I suppose must be clear to you people. If you have any doubt relating to the topics that we have covered today, do come back with your doubts and we'll discuss and solve.